आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। यूपी में 7वें चरण का प्रचार अब थम चुका है। आपको बता दें कि 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा और 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं नतीजों की अगर बात की जाए तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 10 मार्च को जनता फैसला करेगी कि किसका राज तिलक होगा और किसको जनता नकारती है। फिलहाल आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। यूपी में 7वें चरण का प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। यूपी में 7वें चरण का प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग। आपको बता दें कि आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि जनता ने उत्तर प्रदेश में किसको चुना। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन फेल हो गया। हादसे का शिकार होते होते बचा है विमान। चेन्नई से कानपुर आ रहा था ये विमान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कानपुर एयरपोर्ट पर टला है ये बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन फेल हुआ। हादसे का शिकार होते होते बचा है विमान। चेन्नई से कानपुर आ रहा था विमान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कानपुर एयरपोर्ट पर टला ये बड़ा हादसा। दरअसल लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन फेल हो गया था और हादसे का शिकार होते होते ये विमान बचा है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चेन्नई से कानपुर आ रहा था ये विमान और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा होते होते टला है। आपको बता दें कि दरअसल हादसे का शिकार होते होते ये विमान बचा है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन जो है वो फेल हो गया था और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धुआं है वो उठ रहा है और एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। फिलहाल जो कि टल गया है। राहत भरी खबर ये है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कानपुर एयरपोर्ट की जहां पर ये बड़ा हादसा होते होते टला है। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन फेल हो गया और जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विमान है उसके पीछे का हिस्सा धुआं वहां से छूट रहा है और आग भी वहां पर लगी। फिलहाल आपको बता दें कि लैंडिंग के वक्त क्योंकि कोस्ट गार्ड के विमान का इंजन फेल हो गया था इसीलिए यह हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस बीच राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी किसी तरीके से हताहत नहीं हुआ है। चेन्नई से कानपुर आ रहा था ये विमान। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से आ रही है जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देवेंद्र पाल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। उद्यमिता विकास संस्थान डायरेक्टर हैं देवेंद्र पाल। उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। छापेमारी के दौरान 4.25 के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर पैसा जो है वो बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी।
आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शाहदरा, दिल्ली, गाजियाबाद के ठिकानों को कवर किया गया। उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर चलाया गया तलाशी अभियान। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए बरामद किए गए। लखनऊ आवास से 35 लाख रुपए बरामद किए गए। शाहदरा, दिल्ली, गाजियाबाद के ठिकानों को किया गया है कवर। उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। छापेमारी के दौरान बड़ी रकम बरामद की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जीत उन्हीं की होगी। और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार प्रचार में जान फूंक रहे हैं। लेकिन अब प्रचार खत्म होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और एक तरफ अपनी सरकार के कार्य को उन्होंने गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसे। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी। उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। इस अच्छे 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। इसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर भी भारत सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, याद करिए 2017 तक ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में लोग 2-3 पहचान के रूप में कहते थे। एक, जहां दंगा हो, अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गुंडागर्दी हो। दूसरा, किसी भी जगह से आप आए, किसी देश से, किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो जहां से सड़कें टूटी हुई हो, जहां से सायकाल होती है, अंधेरा हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सीमा मान ली जाती है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अराजकता मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है
इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में लगभग 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इन सभी 1 लाख गांवों तक विद्युत अनवरत यानी सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। ग्राम पंचायत को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिए और आज उत्तर प्रदेश एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। जौनपुर में इस सत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। भदोही मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वाराणसी में एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान का निर्माण हो रहा है। अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वहां शुभारंभ हो चुका है। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले से कार्य कर रहा है। मऊ में मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी इन जनपदों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में विकसित किया गया। जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश के अंदर उस समय 46 ऐसे जिले थे जहां पर कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। 75 जनपदों में एक भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में 3 से लेकर के 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में खड़ी मौजूद मिलेगी। चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 को यहां पर संपन्न कराने के लिए मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार रविंद्र नगर में कराया गया। और वहीं मतगणना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सावधानी पूर्वक मतों की गणना किया जाए। बेसिकली जो हमारे कल 24 बच्चे हैं जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरेक्ट करना है, लखनऊ के 24 बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ एक तैयारी बैठक की गई। उनके अनुभवों को सुना गया, उनके जो एक्सपीरियंस रहे, किस तरह से यूनिवर्सिटी से बॉर्डर तक पहुँचे हैं, किस तरह से भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी बॉर्डर से उनको पिकअप करने की और किस तरह से वो अपने घरों तक पहुँचे। और जिला प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं आ पाए उनके परिवारों से संपर्क करके, और जो आ रहे हैं उनको लगातार हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका सलाह कर रहे हैं। इसी क्रम में ये बैठक आज की गई। खबर अब लखनऊ से है, जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों का डीएम कार्यालय में सीडीओ अश्विनी पांडे और इसी के साथ आपको बता दें कि एडीएम विपिन के साथ अन्य अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की और उनसे जाना कि किस तरह की उनकी पूरी जर्नी रही और कितनी परेशानियों का और मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। में चल रही वॉर को लेकर हमारा चैनल लगातार प्रयास कर रहा है कि भारतीय मूल के जितने लोग वहां पर, जितने भी नागरिक फंसे हुए हैं, उनसे किसी भी तरीके से जो फंसकर वापस अपने वतन वापस आए हैं, भारत आए हैं, किसी भी तरीका उनके पास पहुंचकर उनसे बात करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव अग्रवाल जी, जो कि 18 को वापस आए थे और इनसे खुद जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या सिचुएशन रही, किस तरीके से उनकी वापसी हुई। वैभव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने वतन वापस आए हैं। वैभव जी, क्या सिचुएशन रही जब, कैसे आप वहाँ से निकले? वो 1 महीने से वहाँ टेंशन तो चली रही थी रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच की। तो वो रशिया मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था बॉर्डर पे, तो 1 महीने से वो टेंशन तो थी।
तो इंडियन गवर्नमेंट का वो भी एम्बेसी भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर रही थी उस स्टेशन को। तो 15 को पहले एडवाइजरी आई थी मतलब इंडियन सिटीजन जो भी यूक्रेन में तो उनको बाहर निकालने की। तो 15-16 तक की जो टिकट्स थी वो मतलब फ्लाइट की टिकट थी, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी वहाँ पे, बहुत कम फ्लाइट्स थी, फ्लाइट भी महंगी हो गई। तो 18 को मुझे यहाँ की टिकट मिली लखनऊ की, थोड़ा ज़्यादा रेट की। तो तभी 18 को मैंने फ्लाइट करके 19 को मैं यहाँ पे आया। अभी आपके हिसाब से वहाँ पर कितने लोग भारत मुल्क के लोग फंसे हुए हैं? अभी जो ईस्टर्न साइड के उनको तो इवैक्यूएट कर दिया गया है क्योंकि उस तरह की टेंशन नहीं है अभी। जो वेस्ट यूक्रेन में वहाँ पे बॉर्डर के पास लगता है यूक्रेन के, जैसे खार्किव हो गया, कीव हो गया, कीव में तो चल ही रहे। खार्किव और सूमी में लोग फंसे हुए 3000 इंडियंस, जो शायद आज कल में इवैक्यूएट हो जाएंगे। अभी कोई ऐसा है जो आपके साथ रहा हो, आपका साथी कोई ऐसा फंसा हो जिससे आपकी बात हो पा रही है? सर एक खार्किव में ऑनलाइन बात हो जाती है, वो अभी वहीं पे है। वो कल वापस आए थे इवैक्यूएट होके, जो पोशीमोचिन साइड उन्होंने जारी की थी एडवाइजरी, उस साइड से उनको कल इवैक्यूएट किया। साथ बैठे हुए हैं और इनकी लगातार वैभव से जब पता चला कि वहाँ की सिचुएशन गड़बड़ हो गई है तो इनकी लगातार बात हो रही थी। तो वैभव के बाबा जी से खुद पूछते हैं क्या सिचुएशन रही, क्या कंडीशन रही, आपको कब पता चला कि वहाँ की स्थिति बिगड़ चुकी है? ये भैया हम महीना भर से टीवी में देख रहे थे। जब ये आए हैं तो उसके पहले 1 महीने से ये सब प्रोग्राम चल रहे थे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन देखने के बाद फिर जो है हम लोगों ने इनसे कहा कि जो भी फ्लाइट मिले उसकी टिकट ले लो, चाहे जितने की मिले पहली फ्लाइट। तो फिर इन्होंने निर्णय किया यहाँ आने का। 18 तारीख को फ्लाइट की टिकट इनको मिली है और ये आ गए 19 तारीख को। वहाँ की स्थिति फिर उसके बाद खराब हो गई है, मेरा ख्याल 22-23 में जो भी हुई होगी। ये है 24 तारीख से युद्ध वहाँ प्रारंभ हुआ, लगभग 10वां दिन है युद्ध का, और युद्ध की स्थिति यूक्रेन की बद से बदतर होती जा रही है। हाँ, समय होते हुए वैभव लौट आए, हालांकि जरूर इनको थोड़े पैसे ज्यादा खर्चा करने पड़े। उसी प्रकार अभी और लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो लौटे उनसे हम आपकी बात कराएं और जल्द से जल्द ये ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापस लौटें। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह हर। वहीं राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूटी सवार बेखौफ लुटेरों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर के दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के बाहर बुजुर्ग महिला खड़ी है और उसके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देकर वहां से ये शख्स फरार हो जाता है। बिल्कुल भी खौफ बदमाशों में, चोरों में प्रशासन का नहीं है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। और ये ताजा मामला दिखा रहा है कि किस तरीके से कितने बेखौफ घूम रहे हैं लखनऊ में बदमाश। आप देख सकते हैं अपने घर के गेट पर खड़ी बुजुर्ग महिला की चेन तोड़कर फरार हो गया ये बदमाश। और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से बात करने के बहाने से ये शख्स जो है वो बुजुर्ग महिला के पास आता है और मौका देखते ही बुजुर्ग महिला के गले में चेन को तोड़कर वहां से तुरंत फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 मार्च से 6 मार्च 2022 तक राजभवन में प्रादेशिक फल, शाका भाजी और यहाँ पर शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे फूलों और हरी भरी सब्जियों से राजभवन गुलजार नजर आया है। तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं हम। इस प्रदर्शनी में उन्नत खेती करने वाले किसान भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश स्तरीय इस प्रदर्शनी में प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन के प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पहला पुरस्कार 51,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 21,000 रुपए और
तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए का रखा गया है। मुझे दिख शाहजहांपुर जिले के विकासखंड जैटीपुर की ग्राम पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नाली न बनने से सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी यहां पर फैली हुई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शाहजहांपुर की सड़कों का यह हाल आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। यूपी पुलिस के लिए बीती रात एक दर्दनाक हादसे की खबर जो बीती रात है वो लेकर आई। दरअसल सैरपुर थाने के नवनियुक्त इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और आपको बता दें कि सरकारी गाड़ी खराब होने की वजह से इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह अपनी प्राइवेट डस्टर कार से इलाके की सैर कर रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। तभी बिटौली के पास उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। सड़क दुर्घटना में घायल हुए संजय कुमार सिंह को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर सैरपुर की दर्दनाक मौत की खबर से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला हलधरपुरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल जहां दो बसों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी बस अचानक आमने सामने आ गई और बताया ये जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।